आप सभी को नमस्कार। पीपल्स वर्ल्ड की इस कड़ी में आज हम फिर से मुखातिब हैं प्रोफेसर विजेंद्र उपाध्याय के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं पिछले 1.5 महीने से जो सैनिक संघर्ष इजराइल और फ़िलिस्तीन में ख़ास तौर पे हमास के नाम पर जो एक बड़ा अभियान चल रहा है, उसने कहाँ तक जो पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसे बदला है, और अगर जो आज का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जो लगातार बदल रहा है, उस संदर्भ में वो उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं और वो किस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। आज हम इसी मुद्दे पर खुल के बातचीत करना चाहेंगे और अलग अलग दृष्टिकोण से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका विजेंद्र जी का बहुत स्वागत करता हूँ। अभी जो ये संघर्ष पिछले 1.5-2 महीने से लगातार चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन, खासतौर पे हमास के मध्य, उसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उसको अगर हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि किन मायनों में इमीडिएटली जस्ट आफ्टर कोल्ड वॉर जो एक सिचुएशन थी 1990s में या 2000 अर्ली जो डेकेड्स शुरुआत के जो रहे हैं अराउंड टिल 2015, किस सेंस में पूरे परिदृश्य बदला है और वो किस तरफ इशारा कर रहा है, और अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ नए आयामों की या नए डेवलपमेंट्स की ओर इशारा करता है? इस इंसिडेंट को जो 7 अक्टूबर को हुआ है उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें देखना होगा कि आज जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसकी दिशा किस तरफ है। जैसे आपने कहा कि पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में और 9/11 की घटना के बाद में, जिस तरह से अमेरिका ने एक एग्रेसिव रुख अपनाया दुनिया भर पे, एक तरह से आप उसको कह सकते हो कि रीकोलोनाइजेशन का एक अटेम्प्ट उन्होंने किया। आपको याद होगा कि 1975 में जब वियतनाम की लड़ाई ख़त्म हुई थी, जब अमेरिकन फ़ौजें वापस आई थी, तब एक थोड़ा सा ऐसा दौर आएगा कि अमेरिका शायद दोबारा दुनिया में कहीं जाके लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अमेरिका के अंदर भी बहुत विरोध था वियतनाम वॉर का, ख़ास तौर से यूथ में, और एक ऐसा माहौल यूरोप में जिस तरह से उसका अपोजिशन हुआ, तो एक माहौल बना था कि अब वेस्ट के लोग लड़ने को तैयार नहीं हो। लेकिन 9/11 की जो घटना हुई थी उसने हिस्ट्री की दिशा एकदम बदल दी। अब अमेरिका को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और हम क्यों नहीं दोबारा ट्राई करें दुनिया पर कब्जा करने की, खास तौर से उस रीजन पर जो बहुत सिग्निफिकेंट है रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक डायरेक्ट इंटरवेंशन फौज लेके जैसे अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, इन कंट्रीज़ को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। और भी अटेम्प्ट थे सीरिया पर वो, लेकिन वहाँ थोड़ी परिस्थिति बदल गई थी तो नहीं कर पाए। और उनका आइडिया तो और भी ज़्यादा था। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उनको लगता था कि उनकी बातें नहीं सुनते हैं, जैसे ईरान हो या नॉर्थ कोरिया हो, वहाँ तक भी बात जा सकती थी। लेकिन बीच में फिर ये हम देखते हैं कि एक मल्टीपोलरिटी का फेज आता है, उसमें चाइना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनती है, मिलिट्रीली भी स्ट्रॉन्ग बनती है, और साथ में रसिया भी अपनी स्थिति को, इकोनॉमिक स्थिति को सुधार करके एक पावरफुल स्टेट के रूप में फिर उभर के आता है। मैं थोड़ा सा और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब वो सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था या असद की गवर्नमेंट का जो पूरा टॉपल करने का एक पूरा अटेम्प्ट था, उसमें क्या एक बहुत बड़े हद तक जो रशिया का डायरेक्ट इंटरवेंशन होने लगा, ख़ास तौर पे जिनको अमेरिकन प्रॉक्सी समझा जा रहा था उनके अगेंस्ट, उससे एक अलग मैसेज गया पूरी दुनिया में, और कि रशिया अभी इस सिचुएशन में है और चाइना भी कहीं उनके साथ उनको बैक करता है उनके पोजीशन को। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कि हम किस साल को माने ये डिवाइडिंग लाइन।
जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो चालू होता है और वो 2010 तक तो जाता ही है, बीच में हालांकि ये क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, पर फिर भी यूनिपोलरिटी खत्म नहीं होती है। लेकिन अगर कोई डिवाइडिंग लाइन अगर मानी जाए तो 2014 को ही माना जाएगा कि 2014 में एक तो क्राइमिया का इशू आया, यूक्रेन में जो सरकार थी उसको कू करके बदला गया और उसके साथ साथ ही रसिया ने क्राइमिया पर भी कब्जा किया। लेकिन 2014 भी वही साल है जबकि रसिया ने शो किया कि अब हम ये ग्लोबल हेजेमनी अमेरिका की उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे और सीरिया के मामले में सीधी दखलंदाजी की। हालांकि और भी फोर्सेस थी, ब्रिटेन में भी थोड़ा विरोध हुआ था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था, ये सारी बातें थी। लेकिन 2014 को आप मान सकते हो कोई डिवाइडिंग लाइन है जहां से मल्टीपोलरिटी की शुरुआत मानी जा सकती है। तो इस तरह से ये सारा चलता रहा। ट्रंप का पीरियड आया, ट्रंप ने जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो तो चली, हालांकि बहुत नई लड़ाइयाँ नहीं शुरू की। हालांकि इजराइल जनरल को, ईरानी जनरल को उन्होंने मरवाया था, मारा था एक तरह से। लेकिन फिर दोबारा फिर यूक्रेन की लड़ाई चालू होती है और ये वो वाला फेज है जब चाइना और रसिया की दोस्ती काफ़ी मजबूत हो जाती है और चाइना को भी धीरे धीरे, चाइना थोड़ा स्लो था इस बात को समझने में कि अमेरिका से साथ कैसे चैलेंज किया जाए। उनका आइडिया था कि भाई इतना इकोनॉमिक कोऑपरेशन है तो अमेरिका नहीं अपनी मिलिट्री दादागिरी नहीं करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि अमेरिका बाइडेन के जैसे ही आते ही उनकी पॉलिसी बदल गई है, अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस ले ली इस इरादे से कि अब कंसंट्रेट हमें मेजर पावर पे करना है, रसिया और चाइना पे। ये बात चाइना को भी समझ में आई। उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली रसिया का यूक्रेन पर जो आक्रमण है वो चालू हुआ। रसिया को भी पूरी तरह समझ में आया कि ऐसे अमेरिकन हेजेमनी को नहीं चैलेंज किया जा सकता, तो इस वाले मुद्दे पर कि यूक्रेन नेटो में नहीं जा सकता, उसको वो रेड लाइन मान के वो बात शुरुआत उसकी हुई। हालांकि रसिया का आइडिया था कि कुछ 8-10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, यूक्रेन के पास में तो ऐसी कोई लड़ने की ताकत नहीं है और समझौता हो जाता है, और समझौता हो भी रहा था। बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी, खासतौर से टर्की। तो टर्की ने एक तरह से समझौता करवाई दिया था, लेकिन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके इस बात को रुकवा दिया और कहा कि नहीं लड़ेंगे, हम पैसा देंगे, आपको वेपन देंगे, आपको सब कुछ देंगे, सारी सहायता देंगे। हालांकि लोग नहीं दिए, लोग तो यूक्रेन के ही मरने वाले थे। अब वो लड़ाई अभी भी चल रही है, हालांकि वो खत्म होने की तरफ है और यूक्रेन का जितना उससे नुकसान हुआ है, 5 लाख फौजी मारे गए हैं, 10 मिलियन यूक्रेन के लोग बाहर चले गए हैं कंट्री छोड़ के, और कितनी तबाही हुई है। तो वो यूक्रेन की एक तरह से आप मान लो कि उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस ही किया है अमेरिकन इंटरेस्ट में, यूरोप में। इन दैट सेंस क्या आपको कि हम रशिया को एक तरह के ट्रैप में ले सकते हैं, बट जियोपॉलिटिकली बिकॉज रशियन इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल भी, मैं कहूँगा कि किसी भी मायने में रिसेशन, किसी भी तरह के रिसेशन में नहीं गई, तो ये जियोपॉलिटिकली जो वॉर है, और ख़ासतौर पे पुतिन ने जिस तरह का एक लो इंटेंसिटी वॉर किया, उससे ये एक्चुअली अमेरिकन कैंप या अमेरिका के अगेंस्ट इसने एक माहौल बनाने में एक रोल प्ले किया। हाँ, यहाँ ये समझने की बात है कि जो यूरोप और अमेरिका ने मिलकर जो डिसीजन लिया था वो एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। उनको ये आइडिया आया न्यूकॉन को कि छोटी मोटी लड़ाई इधर उधर नहीं लड़ें, सीधा लड़ना ही पड़ेगा आपको रसिया चाइना से। तो चाइना पे अटैक तो बाद में होगा, लेकिन रसिया को बिना सीधे लड़ाई में इन्वॉल्व होके रसिया की इकोनॉमी को नष्ट करने के लिए इतने सख्त कदम हुए। कितनी बार हमें देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज की मीटिंग्स हुई, नेटो की मीटिंग हुई, ईयू की मीटिंग, कितनी बार सैंक्शंस लगाए। आइडिया ये था कि ये इस तरह का जो रशिया पे आक्रमण किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से, और इकोनॉमिकली
अमेरिका और यूरोप एक साथ मिलके कि रशियन इकोनॉमी इसको नहीं झेल पाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनका एक्चुअली एक कैलकुलेटेड मूव था, लेकिन कुछ महीने में ये क्लियर हो गया था कि ऐसा नहीं होना है। उसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने रशिया का जिस तरह से साथ दिया, उसमें चाइना तो है ही है, लेकिन इंडिया भी है, और उसके बाद में बाकी सारी कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका की, अफ्रीका की, किसी ने सैंक्शन नहीं लगाए, तो वो तो सर्वाइव किए। नॉट ओनली सर्वाइव किए, रशिया तो आज की तारीख में रशियन इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है, और रशियन मिलिट्रीली भी, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली भी, ग्लोबल स्टैंडिंग के सेंस में भी बहुत मजबूत हुआ है। तो अब सिचुएशन काफ़ी साफ हो गई है कि जो आइडिया अमेरिका या यूरोप का था कि रशिया को पहले नष्ट करके फिर चाइना की तरफ मूव करेंगे, तो वो जो उनका प्लान ए कह सकते हो वो तो फेल हो गया। उसका एक्चुअली ये सारा पृष्ठभूमि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी कुछ दिनों पहले अफ्रीका में जो हुआ, निजेर में जो हुआ, जैसे फ्रांस के कॉलोनियल जो प्रेजेंस थी उसको हटाने के बारे में, तो वहाँ भी यूक्रेन वॉर का यह असर है कि फ्रांस नहीं जा पाया, ना अमेरिका जा पाया, ना कोई प्रॉक्सी पैदा कर पाए। नाइजीरिया पे उन पर विश्वास था कि नाइजीरिया अटैक करेगा निजेर पे, वो भी नहीं हुआ। आप उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी कहानी को मैं आप ये इजराइल और जो फ़लस्तीन का जो लड़ाई है उसको दे सकते हो। आज जो सिचुएशन है कि ग्लोबल साउथ सारा का सारा यूनाइटेड फ़लस्तीन कॉज के फेवर में आ गया है। चाहे हम इस पर बात कर सकते हैं कि किस हद तक जो मुस्लिम कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं या ऑर्गेनाइजेशन है इनका कुछ ज़्यादा स्टेप्स ले सकता था, लेकिन तो भी आज यूएन में आप देख लीजिए या कहीं भी ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, तरह तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया मिलके बात कर रहे हैं। तो ये एक आप उसी बात का एक्सटेंशन मान सकते हो कि यूक्रेन वॉर में चूंकि एक तरह से वेस्ट पिटी गया है, तो आज के सिचुएशन में साउथ की कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो खुलकर बोल सकते हैं। तो इसका इफेक्ट उस सेंस में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर काफ़ी बड़ा पड़ने वाला है, खासतौर से आगे आने वाली सालों में। खासतौर से अगर मैं कहूँ कि जैसे एक मुद्दा था ये 2 स्टेट सॉल्यूशन का, जो इजराइल से डिमांड हो रही थी। डिमांड तो पहले हमेशा ही होती रही है, यूएन में भी हुई है, अमेरिका भी फॉर्मली तो कहता ही रहा है कि हाँ हम भी चाहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ तो कोई कदम किसी ने उठाया नहीं था। और अगर आप देखो तो एक कोशिश हो रही थी अमेरिका की तरफ से कि ये जियोपॉलिटिकल सीन जो ग्लोबल साउथ के फेवर में, ब्रिक्स के फेवर में, चाइना, रसिया के और बाकी कंट्रीज के फेवर में जा रहा है, उसको कैसे बदला जाए। तो हमने देखा कि G20 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें इंडिया ने रोल प्ले किया। इंडिया ने कहा कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे, हम अफ्रीका को मेंबर बनाएंगे, लेकिन साथ साथ एक दूसरी बात भी चल रही थी। वहाँ पर एक और पीछे से समझौता करवा दिया जिसको IMEC बोलते हैं, जो BRI को चैलेंज करने, चाइना के BRI को चैलेंज करने वाली बात थी। तो उस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में इंडिया से UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और फिर ग्रीस को जोड़ने का एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। तो UAE के साथ में पहले से ही अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली ये कर चुके थे, एक वो वाला एक समझौता जिसमें ITU2 बोलते हैं, जिसमें इंडिया को भी शामिल कर लिया था। जैसे इंडिया को क्वाड में शामिल किया हुआ है, फार ईस्ट में जापान के साथ में, इधर UAE इजराइल के साथ में शामिल किया। तो अमेरिका भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि ये जो ग्लोबल सिचुएशन में चेंज आ रहा है ग्लोबल साउथ की तरफ, ब्रिक्स की तरफ, रशिया चाइना की तरफ, अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ, उसको रोकने की पूरी बहुत लेवल पे डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कैसे भी प्रेशर डाल के किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है। उस सारी जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी झटका लगा है। तो आज जो ग्लोबल ओपिनियन पैलेस्टीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में जो जा रही है, तो अमेरिका का वो सारा प्रोजेक्ट जिसमें ज़बरदस्ती इंडिया को भी शामिल किया जा रहा था, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाली बात है। ग्लोबल प्रेशर कहाँ है, कितना बढ़ गया है, खाली ग्लोबल साउथ में नहीं, लेकिन यूरोप में, जनता में, यूथ में, यूनिवर्सिटीज में पब्लिक डेमोस्ट्रेशंस, 8-8 लाख के डेमोस्ट्रेशन लंदन में हुए, सारी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ नहीं, मतलब हर यूरोप की कंट्री में। तो एक प्रेशर बन गया है। तो कहने का मतलब है कि अभी आने वाली कुछ सालों की पॉलिटिक्स इसी मुद्दे के
इर्द गिर्द घूमेगी कि किस तरह से ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो इसमें जो आप बेसिकली 2 पॉइंट कह रहे हैं वो एक तो सीधा सीधा सा ये है कि जो यूक्रेन वॉर रहा और जिस तरह से हम 2014 के बाद का एक डेवलपमेंट देखते हैं जहां अमेरिका एक रिसीडिंग पावर है एंड रशिया, चाइना and even to certain extent some countries of global south in collaboration with each other are seen as emerging powers, इसमें ब्राज़ील, इंडिया जैसे और देश भी आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका है। सो उस पूरे प्रोसेस को एक तरह से हॉल्ट करने का जो यूएस का एक अटेम्प्ट था उसको जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा झटका लगा है। पर इसमें जो एक मतलब क्योंकि इस समय सीधा युद्ध चल रहा है और हम देखते हैं कि बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, तो आप इस बात को हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझना अभी थोड़ा मुश्किल हो कि हम किस सेंस में कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली जो अमेरिकन जो एजेंडा है फंडामेंटली उसको पीछे जाना पड़ेगा और in some way America has been sort of dragged into this situation। पर इस पूरे सेंस में जो अरब वर्ल्ड का जो रिएक्शन है वो बहुत ही टिमिड है, बहुत ही मैं कहूँगा कि इमीडिएटली उन्होंने किसी भी सेंस में डायरेक्टली उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करने की कोई स्टेप नहीं लिया और वो एक लेवल पे बहुत सारे लोगों को ये सेंस देता है कि still the emerging powers are on the back foot, they have not been able to come in front। तो ये जो एक ये अरब वर्ल्ड का जो टिमिड रिस्पांस है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें और किस हद तक जो अरब वर्ल्ड की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन है, आपको इसमें क्या लगता है? ये आप कह रहे हो वो सही बात है कि सऊदी अरेबिया ने मीटिंग करवाई थी जिसमें 60 से ज़्यादा लोग कंट्री शामिल हुए थे। वहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कुछ एक्शन आएगा, निकल के आएगा। हम ये बात मान सकते हैं कि बड़ी लड़ाई में तब्दील हो ये चीज़ वो बहुत अच्छी नहीं है कि उसके परिणाम तो फिर और भी ज़्यादा भयानक होते हैं और वो क्या डायरेक्शन ले लेती है, फिर ईरान पर हमले हो सकते हैं या किस तरह से इन्वॉल्वमेंट मेजर पावर्स का आता है। तो चलो हम ये भी कहें कि एक प्रयास अगर ये किया जाए कि बड़ी लड़ाई में तब्दील नहीं हो, उसको रोका जाए, वहाँ तक तो बात सही है। लेकिन एक ये बात भी सामने आती है कि इनकी डिसयूनिटी भी है। हालांकि जितनी यूनिटी दिख रही है वो एक साल पहले तो नहीं थी। एक साल पहले तो सऊदी अरेबिया और ईरान के कोई संबंध ही नहीं थे, वो चाइना ने करवाई। तो जहाँ तक यूनिटी हो रही है वो सराहनीय है, लेकिन कुछ कदम रियल एक्शन के सेंस में कि भाई आप इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद करो जिसके भी हैं, या थोड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकते हो ऑयल वगैरह पर। तो वो बातें कि हालांकि अभी ये चल ही रहा है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो एफर्ट्स हैं ग्लोबल साउथ के, इस्लामिक कंट्रीज के, है ना, बाकी कंट्री ब्रिक्स के अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। कल परसों ही एक बहुत बड़ा डेलीगेशन एक्चुअली सऊदी अरबिया, चाइना गया था, उसमें इजिप्ट भी था, इंडोनेशिया भी था। कल ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर एक्चुअली बदल रहा है। इसमें और थोड़ा सा ऐड करूंगा कि कल वो जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है और इंडिया का जो रिस्पांस है, अब वो ऑफिशियली 2 स्टेट की तरफ, नॉट जस्ट इन यूएन आल्सो but in BRICS also there is a commitment that India has shown very openly। हाँ, तो इंडिया का यहाँ थोड़ा सा एक इशू ये आया है कि हम इसको एक कॉलोनियल क्वेश्चन के सेंस में नहीं देख पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जैसे कॉलोनियल क्वेश्चन था, सारी दुनिया मानती थी कि भाई अपार्थाइड है और उसका पोजीशन होना चाहिए। उसी तरह से आप कह सकते हो कि कॉलोनियल पीरियड का एक जो लास्ट बहुत बड़ा मेजर मुद्दा है वो ये पैलेस्टीनियन का है। अब उसकी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान है कि किस तरह से पैलेस्टीनियंस को अपनी जगह से निकाला गया। 1948 में क्या हुआ, फिर 67 की लड़ाई में इजराइल, अरब कंट्रीज ने कोशिश तो की थी पर वहाँ फेल हुई। 73 में भी कोशिश की इजिप्ट और सीरिया ने मिलके, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो
एक एक्चुअली एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो गई थी कि अमेरिका को लगा कि भाई इजराइल तो बहुत पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक यूजफुल कंट्री है जो अरब कंट्रीज को अकेले ही दबा सकती है। कोल्ड वॉर पीरियड में उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑयल पे कंट्रोल किसका हो, अमेरिकन कंपनीज का हो, वेस्टर्न कंपनीज का हो, कौन करे, तो उसमें बिना अमेरिका खुद जाए इजराइल के थ्रू ही उसको सारे आसपास की कंट्रीज को दबा सकता था। लेकिन आज की तारीख में ये देखने वाली बात है कि अब अमेरिका को इजराइल से बहुत ज़्यादा कोई सीधा फायदा नहीं है, इन द सेंस कि कोल्ड वॉर में तो ठीक है, लगता था कि आसपास की जितनी भी कंट्री हैं, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, सबको दबाया गया। लेकिन अब जब यूनिपोलर पीरियड आया, तब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में, सीरिया में जब इंटरवेंशन किया, तो इजराइल की उनको जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने क्या किया भाई, यूरोप के साथ ले लिया और सीधी लड़ाई अपने आप ही लड़ी। तो और आज की तारीख में ऑयल पर भी कोई सीधा अब उस तरह से कंट्रोल नहीं है। ओपेक है, रसिया भी इन्वॉल्व है, उनकी मीटिंग होती हैं, खुद डिसाइड करते हैं। तो सीधा एक यूटिलिटी इजराइल की अमेरिका के लिए उतनी नहीं बची है। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक तरह की लाइबिलिटी बन गई है। लेकिन चूंकि एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, ज्यूज का जो कंट्रोल है मनी पावर के सेंस में, एपेक जो लॉबिंग पावर है उसकी, सारे इलेक्शन में जितना पैसा एपेक लगाती है वो सारे रिजल्ट्स बिगाड़ देती है, किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में, उस तरह से। और एक लेगेसी है, सारा मीडिया पे कंट्रोल है, सारे यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल है, पैसा देते हैं, तो वो चीज़ चली आ रही है। लेकिन अमेरिका को एक परेशानी तो फील हो रही होगी कि भाई हमारा जो भी हम करना चाह रहे हैं, अपनी हेजमनी को मेंटेन करने के लिए जो भी एफर्ट करते हैं, उसमें तो इजराइल का जो ये एक्शन है वो तो सीधा सामने एक चैलेंज आ रहा है, उससे मुसीबत पैदा हो रही है। लेकिन किस हद तक, खासतौर से लीडरशिप का जहाँ तक सवाल है, चाहे यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज का, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस का रुख थोड़ा सा अलग सा है, कुछ कंट्रीज में अलग है, इजराइल, स्पेन वगैरह में, जैसे आयरलैंड या स्पेन में उस तरह से। लेकिन मेजर लीडरशिप जो है यूरोप की, अमेरिका की, सारी पार्टीज की, अभी भी वो 100% इजराइल को फुल सपोर्ट, किसी भी सेंस में लॉज भी बने हुए हैं इस तरह के। बट आपको ये नहीं लगता कि जो ये यूरोप का जो क्वेश्चन है, खासतौर पे जिस तरह से यूएस हेजेमनी जब बढ़ती चली गई, एंड देन वी सॉ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स फॉर रिसर्जेंस ऑफ यूरोप टू आल्सो बी अ वेरी क्रेडिबल प्लेयर इन द इंटायर जियोपॉलिटिक्स, उसका खास तौर पे एक तरह से यूक्रेन में, तो यूक्रेन became a sacrificial goat in that sense, and at the same time यूरोप कुछ नहीं कर सका ज़्यादा, to be very honest, so it became irrelevant, and now in the this conflict of Israel and Palestine, Europe has become even more irrelevant. I mean, यूरोप का क्या मानना है वहाँ के पॉलिटिकल क्लास का, वो शायद कोई खास किसी को मैटर नहीं करता, बल्कि अमेरिका का जो बल्कि ये अरब वर्ल्ड का जो ओपिनियन है वो शायद यूरोप के ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक्चुअली जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन का, वो बहुत पहले चालू हुआ, बाइपोलरिटी से उसकी शुरुआत हुई, सोचने की उस तरह से। तब वो एक मायने रखता था, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। यूरोप ने अपने इंडिपेंडेंस के सेंस में एक अलग एंटिटी क्रिएट करने की कोशिश हुई। लेकिन उस समय आप देख भी सकते हो, एक्चुअली 1980 के आसपास में एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट कितना स्ट्रांग होता था, है ना, सारे यूरोप में कितनी बड़ी बड़ी रैलीज निकलती थी, अमेरिका में भी उस तरह से। लेकिन जब यूनिपोलर पीरियड आता है तो उस समय रसिया, सोवियत यूनियन तो गायब हो गया, और रसिया भी जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ इकोनॉमिकली, वो तो एक मिरेकल है कि वो दोबारा सर्वाइव किया और दोबारा एक पावर के सेंस में इमर्ज होके एक्चुअली आ रहा है। वो एक, आप उसको बहुत बड़ा एक हिस्ट्री का एक मिरेकल ही मान सकते हो उस तरह से। लेकिन जब यूनिपोलरिटी आई, सामने का चैलेंज खत्म हो गया, तो यूरोप का भी एक तरह से जो इंडिपेंडेंस का एजेंडा था, तो वो भी अपने आप में खत्म सा ही हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें याद है कि एक्चुअली किसी जमाने में जब हम बात करते थे डी डॉलराइजेशन की, भाई कह रहा है कौन, लीबिया का गद्दाफी कर रहा है या सद्दाम हुसैन कर रहा है, तो क्या बातें होती थी, भाई डॉलर में नहीं, हम तो यूरो में करेंगे। तो
ये मीनिंग था आज डीडोलराइजेशन। यूरो का कोई आज discussion है यूरो नहीं। का कोई बात नहीं करता उस तरह से। Rather- अब सबको पता चल गया कि ये चाहे डॉलर हो, यूरो हो, जापानीज येन हो, सब एक ही हैं, सब एक साथ मिले हुए हैं। अगर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना है तो बाकी कंट्रीज की करेंसी को ही बेस बना के बिल्कुल, आप कर सकते हो। अब यूक्रेन वार ने वो बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया यूरोप की क्या इंडिपेंडेंस है। Right. सारे नेता आज यूरोप के कितने छोटे लगते हैं उनके मुकाबले में। तो अगर हम, अमेरिका तो खैर ऑब्वियसली बड़ी पावर है ही है, लेकिन आप ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के लीडर्स को भी देखो तो उनका ओहदा थोड़ा सा काफी बड़ा लगने लग गया है। मैं तो यूं कहूंगा कि इटली या बाकी देशों के प्रधानमंत्रियों से ज्यादा जयशंकर रेलेवेंट। हाँ, जयशंकर हो गया, या लेवरोव तो ऑब्वियसली है ही है, या चाइना का, ब्राजील भी है। अब रिसेंटली, अब पिछले एक साल अभी इन दोनों इजराइल के मामले में साउथ अफ्रीका भी किस तरह से है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, सामने अफ्रीका खुल के की आ रहा है। डिफरेंट वॉइस, तो अफ्रीकन कंट्रीज भी अब वॉइस उनकी भी बढ़ गई है। तो अब अभी आपने देखा एक्चुअली इजराइल का जब इन्होंने बमबारी चालू की तो बाइडेन गया, खैर वो तो ठीक है, अमेरिका को तो जाना ही था, लेकिन यूरोप के बहुत सारे लोग हुए, लेकिन उनके क्या किया, कुछ नहीं, घूम घाम के आ गए। उनका कौन सुनने वाला था? इजराइल भी नहीं सुनने वाला था उनका उस तरह से। तो अब वो सारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। तो यूरोप अगर इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं अपनाता, लोगों को भी लगता है भाई इंडिपेंडेंट तो ये लोग है नहीं है, तो क्या बातें करो इनसे, सीधे ही अमेरिका से बात कर लो। हम लोग उन्हीं स्पेसिफिकली, अगर जैसा आपने यूरोप क्वेश्चन को एक तरह से सम अप किया कि rather now it looks an irrelevant and impossible project, the European project, and gradually it is fading also. It is almost a lost cause kind of एक situation में यूरोप फंस गया है। So पर इसमें जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उसके थोड़े शेड्स हैं। इनिशियली एक रिस्पॉन्स था जो कि प्रो इजराइल लगा एंड देन ग्रेजुअली एक रीएडजस्टमेंट हुआ है। तो आपको क्या लगता है इंडियन रिस्पॉन्स जैसा उसमें थोड़ा एक चेंज हुआ, वो उसके क्या कारण थे? और कहीं इंडिया की भी जो एक सिचुएशन थी उसको ग्लोबल साउथ को लीड करने की या ब्रिक्स में एक बहुत अहम रोल प्ले करने की, उस पर भी थोड़ा सा एक हॉल्ट शायद, या मैं कहूँगा कि एक पॉज है 2 साल का, 3 साल का, जहाँ पर जब तक इस इशू पर कोई बहुत बड़ा सेटलमेंट नहीं हो पाता तब तक हम उतना एक्टिव रोल शायद ना प्ले कर। हाँ, ये बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं कि शुरू का जो हमारा रिस्पॉन्स था पीएम के स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो काफ़ी उस तरह का लगा कि जैसे हम इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उसमें हमास का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन टेररिज्म पर जिस तरह से एम्फेसिस दी गई थी इस वर्ल्ड पर। लेकिन बाद में 6-7 दिन बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया भाई हमारा तो हिस्टोरिकल स्टैंड है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। और बाद में एक और वोट अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें वेस्ट बैंक में सेटलमेंट के इशू पर जो बात आई है, तो वहाँ भी इंडिया ने सीधा साधा कहा है कि हम सेटलमेंट्स के फेवर में नहीं है, वो रुकने चाहिए। तो उस तरह तो धीरे धीरे इंडिया अपने स्टैंड को करेक्ट कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक कंसिडरेशंस के कारण हम जब बात करते हैं तो हम आसपास की अपनी जो सिचुएशन है उस पर ध्यान देके हम इस मुद्दे में अपने आप की भागीदारी कर रहे हैं, अपने आप को शामिल कर रहे हैं। तो लेकिन वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करता, खासतौर से ग्लोबल साउथ के या इवन यूरोप और अमेरिका में जनता के पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो जैसे हम देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव सामने आ रहा है, जैसे चाइना का हो, रसिया का हो, यूएन का हो, है ना, ब्राजील का हो, लैटिन अमेरिका का हो, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ रहे हैं या और जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, जैसे बातें जेनोसाइड है ना, एक टर्म है एक्चुअली जो टर्म का यूज है, तो वो काफी लोग अब खुल के यूज करने लगे। अभी तक तो नहीं, 21st सेंचुरी में इस शब्द का यूज होना अपने आप में एक मतलब अपने आप में एक बेचैनी करने वाली बात है। हाँ, और सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं काफी बड़े बड़े, तो अब वो खुल के इस बात को पहले एक माहौल सा बना हुआ था सारी दुनिया में कि आप ऐसी टर्म्स मत यूज करो। आपने जैसे इजराइल का विरोध किया आपको एंटी सेमेटिक बोल दिया जाएगा, और जैसे जर्मी कॉर्बिन का केस ले लो आप, वो तो खुल के बोल रहे हैं। हाँ, तो वो जरा सी बात पे उसको निकाल दिया, है ना। लेकिन अब एक्चुअली लोगों का वो डर खत्म
खत्म हो गया। अब हर आदमी, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका में खुल के सामने कह रहा है कि भाई इजराइल की गलती है, इजराइल गलत है, इजराइल जो लोगों को मार रहा है वो गलत है। ये आप खाली एक पर्टिकुलर दिन की घटना को लेके आप इतना हल्ला नहीं कर सकते। आपको पूरे 75 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि किस तरह से यूरोप ने अपनी जनता को, ये लोग तो जूस जो वहाँ पे थे, कुछ थोड़े बहुत जूस पहले अरब उस इलाके में थे, वो बहुत अलग है, वो तो अरब जूस अलग हैं, लेकिन जो जूस जर्मनी और इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह सारे यूरोप में सब जगह से थे। आपने उनसे कहा कि भाई तुम जाके एक जगह चले जाओ, कहाँ चले जाओ? तो वो खाली जगह थोड़ी थी, खाली जगह तो आपके पास अपने पास ही बहुत थी, अमेरिका में थी, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप भेज देते, कनाडा में, पर वहां से लोगों को आपने धक्का देके निकाला। और आज जो उनकी सिचुएशन है, जिसको हम कंसंट्रेशन कैंप कह सकते हैं, अपार्थाइड तो भी हल्का सा वर्ड है, हाँ, उससे भी ज्यादा मतलब आप स्ट्रॉन्ग वर्ड आप यूज कर सकते हो। सिविलियंस के ऊपर एक मिलिट्री कैंपेन है। हाँ, तो घटना की आप आलोचना कर सकते हो 7 अक्टूबर की, लेकिन ये उसी तरह की घटना है जैसे 9/11 की घटना की भी आप आलोचना कर सकते हो, लेकिन वो ऐसी घटनाएं जो हिस्ट्री का रुख बदल देती हैं। करेक्ट, है ना। और एक उस सब्जेक्ट को एजेंडा पे ला देते हैं जिसको लोग भूल रहे थे, पैलेस्टीनियन क्वेश्चन को। जैसे अमेरिका बड़े आसानी से सऊदी अरेबिया से कह रहे थे कि भाई तुम इजराइल से संबंध करो, पैलेस्टीनियन क्वेश्चन तो क्या है, सब शांति है, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक जो झटका लगा है, तो वो एक ऐसा झटका है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को कुछ समय, कुछ सालों तक तो खास तौर से डोमिनेट करने वाला है। तो इंडिया को भी थोड़ा सोच समझ के इस पे अपनी पॉलिसी में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, इस सेंस में कि आप ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहे हो तो कम से कम ग्लोबल साउथ के साथ तो रहो। अच्छा, इसमें एक जस्ट एक लास्ट 2 क्वेश्चन है जो पूरा एक अब्राहमिक अकॉर्ड्स के साथ में एक आशा थी कि एक न्यू एरा ऑफ अरब पॉलिटिक्स पैदा होगा, और कहीं ना कहीं उसमें अमेरिकन और यूरोपियन टाइज विथ जो अरब वर्ल्ड हैं उसका भी एक रिवीजन होगा। दैट हैज कम टू एन एंड, व्हाट डू यू से? हाँ, उस पर एंड इस सेंस में आ गया है कि लीडरशिप किसी कंट्री की कैसी होती है वो हम सब जानते हैं। हम आसपास के उदाहरण भी देख सकते हैं। क्यों जनता की ओपिनियन कितना मायने रखती है फॉरेन पॉलिसी में डिसाइड करने की, वो भी हम सीधा समझते हैं कि ऐसी कोई खास उसका लिंक नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंट्री के इंटरेस्ट अपनी एक बात होती है, लेकिन लीडरशिप के खुद के इंटरेस्ट एक अलग चीज होती है। और ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं उनमें जो लीडरशिप होती है तो उसके इंटरेस्ट वेस्ट से अलाइंड होते हैं, पर्सनल तौर पे भी। उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम पाकिस्तान का मान लो एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या पाकिस्तान की लीडरशिप हो, चाहे किसी पार्टी की हो, सबकी प्रॉपर्टी लंदन में होगी, वॉशिंगटन में होगी, कहीं होगी, न्यूयॉर्क में होगी। तो यही केस एक्चुअली आप अरब कंट्रीज पे भी लगा सकते हो, यही केस आप अफ्रीकन कंट्रीज पे या लैटिन अमेरिकन पे। तो एक डिस्कनेक्ट जो होता है लोगों की सोच के बीच में और जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं, लीडरशिप जिसको डिसाइड करती है, तो वो उनमें कोई सीधा सीधा रिश्ता नहीं होता। लेकिन इस घटना ने एक बात जो पैदा की है कि जनता को काफ़ी जागरूक बना दिया है। जनता ने अपनी समझ पैदा की है, जनता अपना सोच अब रखती है और वो खुले रूप से उसका प्रदर्शन हो रहा है। वो सड़कों पे आ रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। अगर सारी सबको आप मिला के देखो तो करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पे आए। अब आप सोचो पहले ऐसा कब हुआ था? इराक वॉर के टाइम पे ऐसा हुआ था, हालांकि उसका उतना असर नहीं पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे ये चूंकि ग्लोबल है, आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, चाहे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, कहीं भी, इवन इंग्लैंड हो, यूरोप की बाकी कंट्रीज हो, तो सब जगह जनता का प्रेशर है। तो एक खास बात इसमें जो होने वाली है कि अब जो कंट्रीज का कंप्रोमाइज, लीडरशिप का जो कंप्रोमाइजिंग कैरेक्टर होता है ना, उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी। वो जनता की राय को इस पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। उनको ध्यान रखना होगा कि हम अगर इजराइल से समझौते की बात करें, अमेरिका से कितना बड़ा समझौता और कितना बड़ा है उसकी बात करें, तो जनता भी देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के पास सारी इंफॉर्मेशन है। आप ये कह रहे हैं कि अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अरब
लीडरशिप, जो रूलिंग क्लासेस हैं, वो फिर से अमेरिकन और यूरोपियन पावर्स के नज़दीक जाने की कोशिश करती हैं, तो अब उसका बैकलैश होगा। उसका बैकलैश डेफिनेटली होगा, और वो बैकलैश रेजिम चेंज भी करा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मान लो कोई कंट्री की लीडरशिप कोशिश करती है तो बैकलैश काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, लड़ाई सीज फायर हो जाएगी, लड़ाई बंद हो जाएगी, वो तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब सारी दुनिया ने मुद्दा पकड़ लिया है कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल, है ना, बातें तो 50 साल 70 साल से चल रही हैं, लेकिन अब सबके दिमाग में है कि किस तरह से इस एजेंडा को आगे ले जाया जाए। राइट। सो मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय त्रासदी के रूप में ये उभरा है, और ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही ये मेरे को लगता है कि आम जनता को इसमें एक बहुत मतलब उसका सफ़र जो है उसके चलते सफ़र करना पड़ेगा। अमेरिका इसको नहीं रोक पाया, नंबर 1, ये एक अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। और जो स्पेसिफिकली अगर गज़ा के क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये आगे जाकर कहाँ सेटल होगा? मैं सिर्फ गज़ा के स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। अब एक्चुअली इसकी भी थोड़ी एनालिसिस, चूँकि हम लोग अभी उस सिचुएशन में हैं जो जहाँ पर कि ये लड़ाई चल रही है, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस इस सेंस में फाइनल एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक बात अगर आप देखो कि 7 अक्टूबर के बाद में इमीडिएटली इजराइल का क्या प्रयास था, इजराइल क्या चाहता था। इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगा कि ये वो वाली अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका को 9/11 के बाद मिली। कहने का मतलब है अब हम कुछ कर सकते हैं, अब हम इराक को, अफगानिस्तान को, लीबिया को। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ, कि हमास का ये जो हमला था वो इजराइल्स 9/11 इन अ वे। हाँ, तो इजराइल को लगा कि अब तो हमें खुली छूट है, 1400 लोग मर गए, देखो तो सही क्या हुआ है ना, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हॉलोकॉस्ट के बाद में। तो अब तो हम, मतलब कहने की बात है, हालांकि कही भी गई है, एक आध मिनिस्टर तो बोला भी गया था कि हमारे पास तो एटम बम का भी ऑप्शन है ना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई लड़ाई के बीच में हैं हम, तो हम फाइनल एनालिसिस अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 2-4 दिन में सीज फायर हो, और वो वैसा सीज फायर हो जो टिकाऊ हो, जी, है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के कारण इस लड़ाई को रोक पाना संभव हुआ है। हालांकि मैं खुद बार फिर दोबारा कहूंगा कि अभी नहीं पता क्या होने वाला है ना, कोई भी नहीं कह सकता, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। पर होपफुली अगर ये ऐसा होता है और दुनिया का ध्यान इस बात पर जाता है कि अब किसी न किसी तरह से ये 2 स्टेट एजेंडा को आगे बढ़ाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, पूरी कोशिश करनी है, तो ये उस सेंस में एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल सिचुएशन आप इसको कहोगे, ऐसी सिचुएशन जिसने एक दिशा में परिवर्तन किया है, हिस्ट्री की दिशा में परिवर्तन किया है, उस तरह की घटना माना जाएगा। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वॉर चलता है थोड़ा, तो डेफिनेटली जो एक उसका ह्यूमन कॉस्ट है वो बढ़ेगा, और वो बहुत मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु जितना ये शायद कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही ये बड़ा सवाल भी अब बनता चला जाएगा। हाँ, तो एक सवाल है जिसको फिर दोबारा जिंदा किया गया है, लोग भूल रहे थे उस सारी बात को, और इतनी आसानी से अब इसको नहीं भुलाया जा पाएगा। ह्यूमन कॉस्ट तो है, सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली है, ये लोगों की है, लेकिन और कोई तरीके नहीं होते, कोई पीसफुल तरीके से कोई आदमी मान जाए, कोई पावर मान जाए। हाँ, ऐसा कोई उदाहरण हम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चर्चा में हमने इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे आयाम हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से पूरे जियोपॉलिटिकल जो अभी डायलेमास बने हुए हैं या जो इमर्जिंग डायरेक्शंस हैं उनमें उसका क्या रोल है और वो एक्चुअली किधर पूरी चीज़ को लेके जा रहा है, वो काफ़ी स्पष्ट होता है। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा बात निकल कर ये आई है कि इन अ वे इट हैज़ ऑल्सो बिकम ए क्वेश्चन ऑफ पीपल,
क्योंकि मेरे को लगता है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो भी एक हद तक स्टेट का क्वेश्चन था, दैट रशियन स्टेट वाज नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर द डिसीजन वाज of NATO and the Zelensky government, but this has actually become a people's question and globally and उसमें एक लेवल की यूनिटी है जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं उनके विद इन, अरब डायस्पोरा है उसके विद इन भी एक अलग यूनिटी की एक मुझे लगता है डायरेक्शन इमर्ज हो रही है, एंड इन दैट सेंस इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू कंडीशन और उसके चलते ज़रूर इसका एक बड़ा इम्प्लीकेशन है जहाँ पर एक लेवल पर जो लोगों की वॉइस है वो आज भी कहीं रेलेवेंट है, इसकी कोई एक किरण हमें दिखाई देती है. सो इट वाज वेरी मीनिंगफुल एंड आई थिंक दिस डायमेंशन एड्स टू द ऑनगोइंग डिस्कोर्स, क्योंकि ज़्यादातर जगह ये बात इस रूप में नहीं आ रही है. सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड होप वील कीप आवर डिस्कशंस गोइंग ऑन. थैंक यू.